हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी यूट्यूब फाउंडेशन चैनल फॉर द क्लासेस 9th एंड 10th। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, अन अकेडमी। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी बीटेक 2013 में कंप्लीट की है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आप जैसे बच्चों की सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को अब तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। हम डेली बेसिस में और हमारी टीम लेट्स क्रैक 9 एंड 10 की टीम डिफरेंट सब्जेक्ट के, डिफरेंट टॉपिक्स के डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को फेमस करना है, मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया, वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जाइए। फेसबुक इंस्टाग्राम जब किया है तो टेलीग्राम भी कर लो। ओके, टेलीग्राम को आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद जो लिंक है livedaily.me/chat, ये अनअकैडमी का लिंक है। आप इसको किसी भी ब्राउजर में जाकर सर्च करोगे तो जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का, आप उसको ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर है यहाँ। आपको यहाँ 1629 मेंबर शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये कुछ ऐसा 4500 क्रॉस कर चुका है। तो आप पूछोगे बेनिफिट, तो हमेशा की तरह मैं आज भी आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट एडुकेटर्स के, यूट्यूब के या फिर अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप का, जहां पर भी आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं लाइक यूट्यूब, ओके, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली। कहने का मतलब आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। आपका कोई भी लेक्चर जो है वो छूटेगा नहीं। रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी अगर आपको इशू है तो आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो मैंने कहा कि बहुत सारे एडुकेटर हैं, जिनमें से आपके जो भी फेवरेट है, ठीक है। तो बहुत सारे एडुकेटर्स में से कुछ एडुकेटर्स ऐसे हैं जो इंडिया के बेस्ट हैं, ठीक है। ये इंडिया के बेस्ट है, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात कि हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं जीरोक्स मशीन, ना कि एडुकेटर्स। जीरोक्स मशीन ऐसा जिनके पास कलर कार्टेज नहीं है, कलर ज्ञान है। तो दूर से इस जीरोक्स मशीन को देखने से अच्छा कि करीब जाओ और जो भी इनके पास कलरफुल ज्ञान है सारे अपने ऊपर प्रिंट करवा लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास भी कलरफुल ज्ञान है, तो आप हमसे भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक, छोटी सी बातें आपको बता दूं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन की, आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा सब आपको लेक्चर के एंड में। फिलहाल बस इतना बता दूं कि अनअकैडमी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में, बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो 1 ईयर का प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का प्लान है वो 22,500। अगर आप अमित के 10 रेफरल कोड यूज भी करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 ईयर के प्लान से चलते हैं, आफ्टर 10% डिस्काउंट, आई थिंक ये 20,250 हो जाएगा। 24 मंथ से डिवाइड कर दो तो आई थिंक 938 किसी बच्चे ने बताया। मैं ऑलवेज बोलता हूँ लेस देन 1000। 938 किसी बच्चे ने बोला, मैं कभी डिवाइड किया नहीं था। ओके, तो देख लेना 1000 से कम तो है ही, बहुत रिजनेबल प्राइसेस में। हमारे समय में तो 1000 में 1 एडुकेटर मिलता था। अब उन्हीं के साथ पढ़ना है, आपको पसंद हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अब उन्हीं के साथ पढ़ना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको मल्टीपल एडुकेटर्स मिलेंगे। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो केमिस्ट्री के और भी मिलेंगे, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, सेपरेट सेपरेट आपको टीचर मिलेंगे। मल्टीपल एडुकेटर्स मिलेंगे जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर फिर भी आपको परचेस करने में प्रॉब्लम है, 1 ईयर 2 ईयर का, तो 6 मंथ 3 मंथ का भी प्लान है, ठीक। और आप ईएमआई पर भी आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको अनअकैडमी। ओके, तो हम लोग कौन सा लेक्चर ले रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हमारा 10th लेक्चर है। मे बी आज पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी न्यू लर्नर है उनसे अपील है कि वो जाए, पीछे के सारे लेक्चर देख ले, ताकि आगे के लेक्चर समझने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है हमको? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने जो है रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था पिछले क्लास में, वेरियस एग्जांपल्स देखे हैं, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। अगर आप नहीं, पूरा भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी न्यू लर्नर है वो एक बार जरूर देखना। बहुत सारे एग्जांपल लिए, इतना प्रैक्टिस हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन आपका एक बार में सारा का सारा कंप्लीट हो। चलो तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन से क्या क्या डैमेजिंग हो सकता है। ऑक्सीडेशन, आखिर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होने के बाद हुआ क्या, इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ने का। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो एक्सट्रैक्शन में काम आ जाता है।
एक्सट्रैक्शन में जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ हमको एल्यूमिनियम चाहिए, अगर आपको आयरन चाहिए, ठीक है, तो Fe2O3 से आप एल्यूमिनियम को इंट्रोड्यूस करवा के आप एल्यूमिनियम को Al2O3 बना दोगे और Fe को बाहर कर दोगे। ओके, ये बातें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ाई है, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार देख लेंगे। तो उसी तरीके से इसका भी तो कुछ यूज होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बोथ मेटल एंड फूड। मेटल हो या फिर फूड हो, इन पर क्या होता है, इनका डैमेजिंग इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन से हमको बचना, मेटल को, फूड को ऑक्सीडेशन से हमको बचाना। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि इसको यूज करके हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो दो तरीके का मेनली अभी आपको पढ़ना है, वो क्या है, एक तो है कोरोजन ऑफ मेटल, दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन ऑफ मेटल कहने का क्या मतलब होता है कि मेटल जो है अब अपने पुराने वाली स्थिति में नहीं है, जो फ्रेश न्यू बिल्कुल चमकता हुआ दिखता था वैसा अब नहीं है। अब क्या हो गया है कि ये डल होते जा रहा है, ये खराब होते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, आपका इसका लेंथ, ब्रेथ, साइज सब कम हो रहा है, आपको पोरस होल दिखाई दे रहा है। आप एक काम करो, घर के बाहर कभी निकलो, आयरन वगैरह देखना, ठीक है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन आप पहले भी पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिला है, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, सॉरी 9 में तो नहीं, पर क्लास 8 में आपको मिला इंट्रोडक्शन। ओके, तो ऐसा है कि क्या होता है कि अपने पुराने वाले न्यू स्थिति में नहीं है। वो क्या हो रहा है कि रिएक्शन कर करके चेंजेस उसमें आ रहे हैं, और चेंजेस कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कमजोर होते जा रहा है। इस सरल भाषा में मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि कमजोर होते जा रहा है। जब मैं रिएक्शन की तरफ जाऊंगा तो एक्चुअल में क्या कंपाउंड है, किसके साथ रिएक्शन किया, कौन सा रिएक्शन हुआ, वो सब मैं बताऊंगा। और रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी कहने का मतलब होता है अनप्लीजेंट टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल। कहने का मतलब फूड जो बन के आपका तैयार होता है, ठीक है, अब उसी फूड को कल जाओ, आप क्या करो, एटमॉस्फेयर में उसको रख दो, कल उसको जाओ टेस्ट करने या फिर उसको स्मेल करो, तो जो बनने के समय टेस्ट और स्मेल था और अभी का जो होगा वो बहुत डिफरेंस हो, वो आपका बिल्कुल खराब हो चुका है, वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। तो जो भी बातें हमने अभी बोला दोनों के बारे में, आज हमको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ मेटल्स। ओके, कोरोजन ऑफ मेटल्स में होता है, एज वेल एज रेंसिडिटी ऑफ फूड। ओके, दो पार्ट तुमने पहले भी देख लिया। काउज नेचुरली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर को हम थोड़ा ही ना बाहर से एक्सपोज कराएंगे, एयर तो आपका, ऑक्सीजन तो आपका एटमॉस्फेयर में है ही, तो हम थोड़ी ना कुछ एक्सपोज करने जा रहे हैं ऑक्सीजन को। हमने फूड को बस बाहर में रख दिया, वो रेंसिड हो गया। हमने मेटल को बाहर में रख दिया, वो कोरोसिव हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपका खुद पे खुद नेचुरली होते चला जा रहा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये होता कैसे कैसे है, अब हमको यही सब चीज देखना है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और है, उसको भी कवर कर लेते हैं। द ऑक्सीडेशन काउज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इज समटाइम्स आल्सो नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन को अलग से नहीं लिया है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ही क्या हुआ है, ये हमारा कोरोजन भी हो गया और रेंसिड भी हो गया, मेटल और फूड रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, एरियल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एयर से ही हो गया तो एरियल बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब हमको कोरोजन पढ़ना है, कोरोजन क्या होता है, ठीक। कोरोजन के लिए आपके पास यहाँ 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को बारी बारी स्टडी करेंगे और कैप्टन अमेरिका की तरह असेंबल कर देंगे। ओके, अवेंजर। तो मेटल्स आर द एक्शन ऑफ एयर। ओके, एक्शन ऑफ एयर से, मॉइस्चर से, केमिकल सब्सटेंस सच एन एसिड से ऑन देयर सरफेस। क्या करना है कि मेटल के सरफेस पे एयर, मॉइस्चर, मॉइस्चर समझते हो ना, ये आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो आपको वाटर प्रेजेंट हो जाता है उसको क्या बोलते थे, मॉइस्चर बोल देते हैं ना, कुछ ऐसा ही होता है ना। चलो, एयर में तो मॉइस्चर आपका हो गया, आपका ये हो गया केमिकल सब्सटेंस सच एज एन एसिड। इन सबको क्या करो, अगर आप मेटल पे इंट्रोड्यूस करवा दो, ठीक है, मेटल के साथ आप इनका टच करवा दो, कांटेक्ट करवा दो, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, क्या कंपाउंड बनकर तैयार होते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना समझना है कि यहाँ से जो मेटल है वो इटेन बाई, मतलब कि खत्म होते जाते हैं, धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी कम होने लगते हैं। ओके, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सब्सटेंस। कोरोजन, कोरोजन इज काउज्ड बाय मेनली ऑक्सीडेशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ कोरोजन इज काउज्ड बाय मेनली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। कोरोजन जो होता है ज्यादातर आपको ऑक्सीजन ऑफ एयर से ही देखने को मिलेगा।
ठीक है। ये एसिड तो हम लोग पुट करेंगे ना, अपने से तो खुद एसिड नहीं होगा। अगर एसिड रेन नहीं होता है तो, अगर एसिड रेन नहीं होता है तो खुद से तो हम एसिड पुट करेंगे। नेचुरली तो उसको एसिड नहीं मिल जाएगा, लेकिन नेचुरली क्या मिल जाएगा उसको? ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है आपको एयर, ठीक। तो इससे भी क्या हो जाएगा, आपका कोरोजन मेनली होता है ऑक्सीजन ऑफ एयर से ही। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कहने का मतलब जो कोरोजन है उसका जो मेन फॉर्म है, जैसे आयरन के टर्म में क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन प्रॉपर वर्ड नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन प्रॉपर वर्ड है तो आपका वही है, तो आपका वही चीज। जैसे कैसे बोलते हो आप लोग, बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर आपका वेपोराइज्ड हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, वेपोराइज तो हो गया, पर शब्द क्या यूज करते हैं, वेपोराइजेशन, सॉरी इवापोरेशन, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो कोरोजन ऑफ मेटल में अगर मेटल की जगह पर हम आयरन ले आए तो कोरोजन की जगह पर रस्टिंग ले आओ, बस। मेटल की जगह पे आयरन लाया, कोरोजन की जगह पे रस्टिंग लाओ। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ओके, चलो। तो कुछ ऐसा होता है कोरोजन के कारण हैवी लॉस, ये आपने अक्सर देखा है, बाहर गए हो, पूल वगैरह पे देखे हो, आपने अक्सर देखा है, चेन वगैरह को भी देखा है कि इनिशियली आप ऐसा खरीदते हो, धीरे धीरे ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। ये देखो हैवी लॉस जो बोला था ना, इटेन बाय द एक्शन ऑफ एयर। यहाँ भी देखो इटेन बाय द एक्शन ऑफ एयर, ये क्वांटिटी देखो खत्म हो गया, यहाँ देखो खत्म हो गया। शुद्ध हिंदी में बोलो तो खुरदुरा, कोरस, कुछ ऐसा हो गया। ये आपका उस स्टेज पर पहुंच रहा है, यही सब स्टेज फाइनली कुछ ऐसा होने लगता है। तो कोरोजन से क्या होता है, हम लोगों का मेटल का हैवी लॉस हो जाता है। पेंटिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, आयरन को पेंटिंग इसीलिए करते हैं कि ये पेंट अगर हम कर दिए अच्छे से, 4 कोट 5 कोट अगर पेंट कर दिए, तो ऑक्सीजन से क्या कर सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं एटमोस्फेयर। अगर ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर से बचा रहेगा, यानी कि H2O+O2, मॉइस्ट एयर से अगर ये बचा रहेगा, ओके, तो ये आपका कोरोजन भी बहुत कम होगा और लॉस से हम लोग बचेंगे। ठीक है, चल। तो रस्ट के बारे में क्या बोला जाता है कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन एन ओपन एटमॉस्फेयर, जैसे कि पूल हमारा ओपन एटमॉस्फेयर में, उसको कौन अपना चादर लाके उसको ढकने जा रहा है? पॉसिबल है क्या? ये 5 किलोमीटर लंबा पुल को चादर से हमने ढक दिया, फिर लोग आए तो चादर को उठा दे, बोले कि जाओ, उधर से पहुंच गया था, हाँ निकलो, कोई कर पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। ये जो रेड ब्राउन जो आपका कलर का जो ये पार्ट आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का एक बेस्ट फॉर्म है आयरन के टर्म में दिखाने का, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का बन गया ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। अब सवाल ये उठता है कि रस्ट क्या होता है। चलो, तो अब हम पहुंच गए रिएक्शन की तरफ, जो हमको मेन कवर करना था वो हम रिएक्शन की तरफ आ गए। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? जो भी पॉइंट आपको हम देते हैं, आपको क्या करना है कि आपको बारी बारी इसको असेंबल करते चला जाना। वो हमेशा आपको मिलेगा मेरे पॉइंट्स में कि 1 के बाद 2 जो है वो रिलेटेड है, अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक, तो ये है कुछ आपका रिएक्शन। आयरन की बात किए थे ना हम, आयरन ले लिया। ऑक्सीजन की बात किए थे ना, ऑक्सीजन मिल गया। मॉइस्ट एयर में वाटर की बात किए थे ना, हमको वाटर मिल गया, यानी वाटर वेपर के टर्म में ऑक्सीजन और आपका ये वाटर वेपर मिलके बना देगा मॉइस्ट एयर। ओके, अब जब ये रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं हम लोग रस्ट। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो आयरन 3, अगर आपको चार्जेस वगैरह नहीं मालूम है तो आप फंसोगे, ये तो क्लियर है। अगर ये हुआ, रिएक्शन किया, तो क्या बनाएगा, Fe2O3, यही बनाएगा ना। अगर ये कुछ ऐसा होता, Fe2+ और O2-, तो ये क्या बन जाता, FeO। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि चैप्टर को, पूरे केमिस्ट्री क्लास 10th को समझने के लिए जो क्लास 9th का आपका पार्ट है चार्ज का, वो कंप्लीट आपको याद रहना चाहिए। अदरवाइज आप केमिकल फॉर्मूला में जब जाओगे, इंटर करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो Fe2O3 इंटू XH2। अब ये X क्या आ गया, तो ये क्या, हाइड्रेटेड आयरन। हाइड्रेटेड आयरन करने का मतलब क्या है कि उसमें आपका वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाँ, पर ये श्योरिटी नहीं है कि कितना वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये श्योरिटी नहीं है, ये वेरी करता है। इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पर एक्स पुट किया गया।
एक्स को पुट कर दिया ताकि हम जो है डिसाइड जो नहीं कर पा रहे थे, अब हमको जैसे मिलेगा वैसे डिसाइड कर लेंगे कि हाँ आखिर वाटर का कितना मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब चाहो तो आप बैलेंस कर लो इसको। बैलेंस करने के लिए क्या है, एक्स यहाँ पर है ही, 2 लगा दिया है, 2 लगाने के बाद ये टोटली बैलेंस हो गया। इधर 4 3 करने के बाद बैलेंसिंग मैंने बहुत सारे लगभग 12 या फिर 16 क्वेश्चंस हमने बैलेंसिंग का किया था। लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में जाओगे, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, लेक्चर 3 या लेक्चर 4 में हमने किया है बैलेंसिंग। ओके, तो जो भी बच्चे को बैलेंसिंग में दिक्कत है वो एक बार देख सकते हैं उसको। तो ये XH2O, ये 2 लगा दिया, ये फुल्ली आपका बैलेंस हुआ है। आप खुद कैलकुलेट करना ये बैलेंस है कि नहीं। ओके, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वापस से कर देना। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन रस्ट वेरीज, इट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, हमने भी तो यही बोला था शुद्ध हिंदी में। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक का होगा क्या ऑक्सीडेशन, एक का होगा क्या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, तो ये आपका इसका हो गया आयरन का, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, और ऑक्सीजन में क्या हो गया, मेटल का एडिशन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि मेटल अगर आपका कांटेक्ट में आ गया, रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, तो उसको हम रिडक्शन बोल देंगे ऑक्सीजन का। वो रिडॉक्स रिएक्शन एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक बार आप जरूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, ये पॉइंट जो है ये तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सारा बात बोल दिया। बात यही है कि ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन 3 कॉल्ड आयरन 3 ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। ओके, ये सारी बातें तो हमने डिस्कशन में कर ही लिया। चलो, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है, रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन आपको याद रखना है कि Fe plus O2 plus XH2O Fe2O3 into XH2O बैलेंस कर लेना। ठीक है, 4 3 2 2। अब ऐसे भी अगर रेशियो में याद रखोगे कि 4 3 2 2 तो आपको याद रह जाएगा। चलो, रस्टिंग इज अ सॉफ्ट और पोरस सब्सटेंस। सॉफ्ट होता है और पोरस सब्सटेंस होता है विच ग्रेजुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग। देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, सेकंड पॉइंट को पहले आप कंसीडर कर लो। रस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रस्टिंग क्या होता है आपका, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब एक बार अगर इस आयरन के साथ ये ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्ट करके अगर कैच कर लिया आयरन को, एक बार अगर हो लिया, तो इसके बाद ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये कंटिन्यूअस भी होता है और काफी स्लो भी होता है। कंटिन्यूअस के साथ साथ ये काफी स्लो भी होता है। ठीक है, ये होता चला जाएगा। इस इमेज की तरफ वापस से आते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले एक लेयर जो है वो हटना स्टार्ट करेगा, एक लेयर हटेगा। ये सॉफ्ट पोरस होता है, जब रस्ट हो जाएगा कंप्लीटली, ये आयरन मेटल रहेगा नहीं। आयरन कहाँ से रहेगा, अब तो ये Fe2O3 हो गया ना, आयरन का ऑक्साइड हो गया, अब ये अनदर चीज हो गया। ठीक है, आयरन रहा नहीं, अब ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा। आप चाहो तो खुदरा टाइप का आप हाथ से भी तोड़ लोगे। जो बिल्कुल पतला लेयर बना देता है ना, बिल्कुल थिन लेयर, आप उसको हाथ से भी तोड़ सकते हो। ओके, ऐसे कि आप आयरन को हाथ से तोड़ सकते हो, कहानी याद आ जाएगी। ठीक, तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, ये आपका रस्ट जो है सॉफ्ट होते होते हटना स्टार्ट करता है। एक पोर्शन हटा, फिर दूसरा लेयर को रस्ट ने कैच कर लिया, दूसरा पोर्शन हटा, फिर तीसरा को कैच कर लिया, चौथा हटा, पांचवा हटा, छठा। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर को खत्म करते हुए ये पूरा का पूरा देखो गैप बना दे रहा है। ये पूरा का पूरा देखो गैप बना दे रहा है। तो ये कैसा है, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये आपका स्लो प्रोसेस भी है। चलो, होप कि क्लियर हो गया होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं है, काफी कम पढ़ना है। जितना डिटेल में पढ़ाया जा सकता था उतना डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। रेंसिडिटी क्या, सार और स्टेल। कहने का मतलब, सार मतलब क्या होता है, कड़वा होता है ना। स्टेल मतलब क्या होता है, स्टेल मतलब आप देख लेना एक बार। स्टेल का मतलब वही अनप्लीजेंट टेस्ट वाला अब आ जाता है। अनप्लीजेंट टेस्ट, अच्छा टेस्ट नहीं, स्मेल अच्छा नहीं, इसी को बोलता है। तो होता क्या है, व्हेन फैट्स, ज्यादातर केस फैट्स के साथ है, एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड, fats or oil present in food, material gets oxidized by the oxygen. The food material have unpleasant smell and taste. ठीक, जो बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही है, पर नया बात क्या है, फैट और ऑयल के टर्म में बोल रहा है। अगर किसी फूड में फैट है, ऑयल है, तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है।
रिएक्शन कर लेता है, कोई भी आपका फैट्स हो, ऑयल हो, रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन कर दिया न्यू कंपाउंड का, जिसके कारण क्या हुआ, अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट। एनसीईआरटी इसके रिएक्शन के बारे में कुछ बताता नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी में देखोगे आप जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए इसका रिएक्शन आपको चर्चा नहीं किया है। ओके, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, मैंने कहा था ना कि अगर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, वही बात है, रिलेटेड है बिल्कुल। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब कि अगर आपको अनप्लीजेंट स्मेल मिल गया, जैसे कि आपने कोई फूड प्रिपेयर किया, फूड प्रिपेयर करने के बाद आप उसको स्मेल करो, आपको अच्छा स्मेल मिलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद, मतलब मान के चलो कुछ देर मत बोलो, मतलब 24 घंटे लगा लो, ठीक है, और जल्दी करना है तो उस फूड को आप धूप में रख दो, एटमोस्फेयर में, सनी डे में रख दो, तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ठीक है, तो ये हमने कर दिया, तो आपको अनप्लीजेंट स्मेल मिलेगा, जितना अच्छा स्मेल पहले था उतना स्मेल अच्छा आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि फूड जो है आपका खराब हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, रेंसिडिटी के फॉर्म में आ गया। ओके, चलो, तो द रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी स्लोड डाउन बाय, अगर हमको पता है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में अगर हमारा फूड आएगा, फूड में ऑलरेडी वाटर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है ही, ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो मॉइस्ट एयर बना देगा, उसके बाद अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमारा फूड खराब हो जाता है, तो बचे उससे कैसे। ठीक है, जब खराब होता है तो बचने का भी कुछ जानना पड़ेगा ना, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ ऐसा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना होने दे। ठीक, बचाना हमको किससे है, ऑक्सीजन से है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना होने दे। पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, अगर किसी फूड को हम पैक कर रहे हैं तो आप नाइट्रोजन गैस अगर उसमें क्या बोलते हैं, फिल कर दोगे आप उसको अच्छे तरीके से, तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो वो फूड आपका खराब नहीं होगा। जैसे कि क्या चिप्स वगैरह होता है, आप लेस लेते हो, कुरकुरे लेते हो, ये सब जो खाते हो आप, इसमें क्या नाइट्रोजन गैस ही होता है। ओके, इसीलिए लंबे समय तक वो खराब नहीं होता। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में हमने रख दिया, ऑक्सीजन से बचा दिया, उसको कूल रखे हुए हैं। अच्छा, ऑक्सीजन भी है और टेम्परेचर भी हम हाई कर दिए, तो और जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। रेफ्रिजरेटर में एक तो टेम्परेचर कम हो गया, ऊपर से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो ये क्या हो गया कि आपका फूड बचा रहता है। बहुत लंबा समय तक तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई फूड खराब हो सकता है 12 घंटा में, तो उसको ये 48 आवर तक पहुंचा सकता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में आप क्या कीजिए, उसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आपको कंटेनर के अंदर में मिलेगा, लेकिन बाहर को ऑक्सीजन आपको अंदर में नहीं मिलेगा। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर से भी आप क्या कर सकते हो, आप बचा सकते हो फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने। कीपिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, देखो लाइट की बात आ गई ना, जैसे कि सनलाइट, मैंने कहा ना कि लाइट आने से, सनलाइट आने से क्या होगा, थोड़ा हीटेड हो जाएगा, तो हीटेड होने पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और बढ़ जाता है, पार्टिकल्स जो हुए हैं, फूड के पार्टिकल्स का मूवमेंट इंक्रीज करेगा। पता है ना, हीट होने से क्या होता है, पार्टिकल्स के जो है, फूड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन को भी रिएक्ट करने का मौका ज्यादा मिल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इंटर कर जाएगा और ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, चलो, तो कीपिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, ये भी क्लियर है। कोई भी अगर प्रॉब्लम फिर भी आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में रिजॉल्व कर देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का कुछ एग्जांपल है, हालांकि एनसीईआरटी इतना नहीं बताता है आपको, एस चांद बुक जो आपका फेवरेट बुक है वो बताता है। BHA एंड BHT आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये सब है क्या, चलो देख लेते हैं। तो BHA स्टैंड्स फॉर ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोन। ओके, BHT का भी फुल फॉर्म यहाँ है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। ठीक है, ये दोनों कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि अगर आप इसको फूड में ऐड कर देंगे तो फूड आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, ये निश्चित तौर पे एडिबल होगा, तभी तो आप इसको फूड में ऐड कर पाओगे, एडिबल होगा तभी ऐड कर पाओगे। तो इसके ऐड करने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो आपका एटमॉस्फेयर में है वो बचाना स्टार्ट कर देगा, उससे बचना स्टार्ट कर देगा कि नहीं, हम आपको रिएक्ट नहीं करने देंगे फूड के साथ, आपको ऑक्सीडाइज हम नहीं करने देंगे। ये काम किसका है, ये काम एंटीऑक्सीडेंट्स का है। ओके,
चलो ये 2 पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, जो मैंने कहा था ना लेज वगैरह है, चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह है, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन गैस कंपनीज फिल करके रखती हैं। अभी आप सोचोगे कि सर ये जो नाइट्रोजन गैस हम लाएंगे कहाँ से? तो क्लास 9th में जाओ, सेकेंड चैप्टर में जाओ, कैसे हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर को सेपरेट किए थे, ऑक्सीजन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, इस तरीके से आप उसको यहाँ पर अलग करोगे। नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगा सेवरल फैक्ट्रीज में, एक सिलेंडर मिलेगा, इसमें नाइट्रोजन गैस फिल रहेगा। आप क्या करो कि इसको इसके साथ फिल कर दो, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने के कारण ये ऑक्सीडाइज होकर खराब नहीं होगा। काफी तेज बोल दिया ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो यहां तक क्या कि कोरोजन खत्म, ओके, रेंसिडिटी भी खत्म। कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखे हैं एमसीक्यू के टर्म में कि शॉर्ट टाइम में आपका रिवीजन हो जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, ओके। चलो, तो ये क्या है, जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें तो टाइम लेना नहीं है। कैन टू डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म एन एलिमेंट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आपसे पूछता है कि दो डिफरेंट सब्सटेंस क्या रिएक्ट करके एलिमेंट बना सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? आपका रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज वन। प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज वन। तो आप सोचो कि प्रोडक्ट अगर ऑलवेज वन होगा, ये दोनों अगर साथ में रिएक्ट करेगा तो ये ए बी ही होगा ना? ये निश्चित तौर पर ए बी होगा, अगर प्रोडक्ट वन ही है तो निश्चित तौर पर ए बी होगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कभी होगा ही नहीं, ये जब भी होगा तो क्या होगा, कंपाउंड होगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काफी डिटेल्स में मैंने बताया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, नो। कैन टू डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म एन एलिमेंट्स इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो नो, पॉसिबल आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कोई एक ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन में होता नहीं है। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये तो होता है, तभी तो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी भी हमने बताया था। जैसे कि हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आपका बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। अगर आप लाइटेड करोगे, इसको लाइटर लेके आओ, माचिस लेकर आओ, अगर आप बर्न करने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ आपका ब्लास्ट करता है, बर्न करता है। ब्लास्ट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करता है, मतलब ये बर्निंग को ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। एक आपका बर्न करता है, एक बर्निंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वाटर H2 ये क्या करता है, ये तो आग बुझाने का काम करता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। इसका मतलब ये क्या है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट क्या है, अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। रीअरेंजमेंट होता है ना, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है पर यहाँ पर अब एक मॉलिक्यूल है, वो भी हाइड्रोजन के साथ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या आपका करेक्ट है। तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो एटम तो चेंज नहीं होता है ना, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन ही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको सोडियम और फॉस्फोरस मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है। इसका मतलब ये गलत है। पर क्वेश्चन में क्या है कि डज नॉट हैपन, इसका मतलब ये सब गलत हो गया और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। चलो, ये आपका होता नहीं ना केमिकल रिएक्शन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन? जैसे कि मान लो इसी एग्जांपल को लेके चलते, H2 प्लस O2 H2O2, ठीक, H2O सॉरी। अगर बोला कि आपको बैलेंस करना है तो दो तरीका है, H2 प्लस O2 H2O। दो तरीका क्या है, एक अगर यहाँ 2 पुट कर दो, एक यहाँ 2 पुट कर दो तो बैलेंस, ओके। एक अगर यहाँ 2 पुट कर दो तब भी बैलेंस। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2, ओके। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ओके। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया, अब ये वाटर से हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जब भी नंबर पुट करेंगे तो कहाँ करेंगे, कोफिशिएंट में। नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं, बट केमिकल फॉर्मूला को इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं अगर हमको बैलेंस करना है तो। इसका मतलब क्या होगा, कैन वी चेंज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू बैलेंस द इक्वेशन? तो नो।
ये आपका करेक्ट आंसर है। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? रेशियो ऑफ ऑक्सीजन गैस टू हाइड्रोजन गैस बाय वॉल्यूम आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ बच्चे देखते के साथ क्या करते हैं, 2:1 को करेक्ट कर देते हैं। मैंने स्पेशल क्लासेस में काफी बार देखा है कि 2:1 को करेक्ट कर देते हैं, पर क्वेश्चन में देखो ऑक्सीजन गैस टू हाइड्रोजन गैस लिखा, मतलब कितना हो गया, 1:2। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करेंगे, सी को करेक्ट करेंगे, बी को नहीं। ठीक है, तो सी बोलेंगे करेक्ट, और हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अभी भी गलत है। ए को आप कंसीडर कीजिए, ये कितना है, 1/2:1। अगर मैं बोलूं कि इसको आप होल नंबर में चेंज करो, दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये क्या हो गया, 1:2। तो इसका मतलब ए और सी क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका बोथ ए एंड सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पढ़ा है ना, ये जिंक है, ओ सॉरी, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये किस कलर का है, ब्लू। ये किसके साथ रिएक्ट किया, जिंक के साथ, क्या बना दिया, ZnSO4। ये क्या कर दिया, H2 कर दिया। ये हमारा ब्लू सॉल्यूशन था, अब क्या हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। अब क्या हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। तो यहां से हमने क्या देखा था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्लियर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये क्या है, बिल्कुल हमारा गलत है। ओके, फिर क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो अगर जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव देन क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो मतलब बोथ ए एंड सी क्या है, आपका करेक्ट आंसर। वेट करना, थोड़ा थोड़ा वेट करना। वेट वेट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। किसी भी सब्सटेंस से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं ना। जैसे कि अगर CuO है, ठीक है, ये क्या हो गया, Cu हो गया, कन्वर्ट हो गया, O में कन्वर्ट हो गया, कुछ और भी रख देते हैं साथ में, नहीं, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, प्रॉपर रिएक्शन लेना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये कोई मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन है, कोई हमारा सब्सटेंस है, S है। अब क्या हो गया, ये हमारा M हो गया अकेले, S के साथ चला गया क्या, ऑक्सीजन, O4 क्या, ऑक्सीजन। ठीक, तो इस मेटल के टर्म में क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा रिमूव हो गया, तो ये जो मेटल है इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। MO का क्या हो गया, रिडक्शन। पिछला लेक्चर में जाना बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, सब कुछ उसमें समझाया गया। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया हुआ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, इन द कंटेस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, सेम काम करते हैं। कोई भी हम ले लिए सब्सटेंस S1, उसके साथ क्या है, H फॉर हाइड्रोजन, कोई सब्सटेंस है S2, रिएक्शन हुआ, ये S1 क्या हो गया अकेले, और S2 के साथ क्या हो गया, H। ओके, H2 के साथ क्या हो गया, आपका H आ गया। तो अब आपसे कोई पूछेगा, इन द कंटेस्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ उल्टा होता है, जो ऑक्सीजन के केस में होता है उसका ठीक उल्टा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ। तो हमने क्या पढ़ा है,
ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नहीं। रिडक्शन एज वेल एज कम्बिनेशन, रिडक्शन तो हुआ, तो कम्बिनेशन हुआ था क्या? हाँ। तो क्या बी होगा? तो क्या बी होगा? अगर आप सोचते हैं हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है? ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाँ। रिडक्शन किसका हुआ था? क्या आयरन मेटल का हुआ था? बात यहाँ पर पहचानने की ये थी, रिडक्शन क्या आयरन मेटल का हुआ था? तो नहीं, यहाँ पर शब्द क्या है? आयरन मेटल। आयरन मेटल का हुआ क्या था? तो ऑक्सीडेशन। इसलिए क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये आपका ऑक्सीडेशन भी हुआ और साथ में क्या हुआ? कम्बिनेशन भी हुआ। ठीक, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट तो नहीं। सी जब होंगे तो वो होगा कहां से? अगर रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, हम तब लिखते हैं जब बात आयरन मेटल की नहीं करते हैं, सिर्फ रिएक्शन की बात करते हैं। कोई डिफरेंस समझो। डिफरेंस ये है कि हम बात किए हैं केवल आयरन मेटल का, तो आयरन मेटल का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। प्रोडक्ट कितना आया था? 1 आया था, तो हमने क्या ले लिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने ले लिया। तो सी क्या है आपका? करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing foods due to the aerial oxidation is, अभी अभी तो पढ़ाई किया है हमने। ऑफ कोर्स रेंसिडिटी, ये तो कुछ है ही नहीं, फ्रोजन फूड के लिए यूज करते नहीं है, एसिडिटी का कोई काम ही नहीं है। एसिडिटी तो तब आएगा जब रेंसिड फूड हम लोग खा लेंगे। ओके, एसिडिटी तो तब आएगा ना जब रेंसिड फूड हम लोग खा लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। In order to prevent the spoilage of potato chips, okay, they are packed in plastic bag in an atmosphere of किस गैस का हम लोग यूज करते हैं जनरली? ये Cl2 करते हैं क्या? नहीं। हाइड्रोजन करते हैं क्या? नहीं। ऑक्सीजन करते हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए तो 4-5 क्रॉस करो, इसी से तो बचाना है। ठीक है, किसको यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन को। ओके, हमने देखा है, इसी लेक्चर में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिवीजन होगा, छोटा छोटा सारा पॉइंट आपको ध्यान में आ जाएगा। अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इन चारों में से किसके साथ हम रिएक्ट करवाएं कि हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए? तो ये होता किसके साथ है? ओहो, ये होता किसके साथ है आपका? तो ये आपका होता है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन कुछ ऐसा है, BaCl2 प्लस H2SO4, ये क्या बना देता है? BaSO4 प्लस HCl। ओके, BaSO4 प्लस HCl बना दिया, और यही हमारा क्या होता है? PPT। कैसा PPT? व्हाइट PPT। बैलेंस भी करना चाहते हो क्या? चलो कर लेते हैं। यहां देखो Ba के साथ SO4 है, तो BaSO4 भी एक साथ आ गया। इनको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 2H2 2Cl2, अच्छी बात यह है कि दोनों एक साथ है, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। बस सिंपल है। हम क्या किए? मॉलिक्यूल लेकर चले, SO4 मॉलिक्यूल लेकर चले एक बार में। सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लेकर नहीं चले, और हमारा एक बार में काम हो गया। चलो, एग्जामिनेशन में करोगे तो गलत हो जाएगा, बस शॉर्ट में करने के लिए बताया। एग्जाम में करोगे तो गलत हो जाएगा, बचना है। जैसे स्टेप वाइज बताया है, बॉक्स बनाकर सब नंबर को काउंट करके, एटम को सारे को काउंट करके, 1 स्टेप में बैलेंस करो, 2 स्टेप में करो, 3rd स्टेप में करो। तो इस तरीके से चलना है जब तक कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना कर ले। तो एक और एग्जांपल है हमारा, वो क्या? अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन टू। कॉमन साल्ट सॉल्यूशन हमको किस में ऐड करना है? तो कॉमन साल्ट जानते हो ना, ये क्या होता है? NaCl प्लस किसके साथ करना है? क्या इसके साथ होता है, इसके साथ होता है, इसके या इसके साथ? तो अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है। तो किसके साथ रिएक्शन होता है? AgNO3 के साथ। ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। ओहो, ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हुआ, यहाँ क्या? Ag प्लस
और NO3 माइनस में ब्रेक हुआ। अब ये केटायन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनायन के साथ। ये केटायन किसके साथ करेगा? एनायन के साथ। Na क्या Ag के साथ करेगा? बिल्कुल नहीं। दोनों केटायन है तो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो NaNO3 बना दिया, NaNO3 बना दिया, और क्या बना दिया? AgCl बना दिया। ओके, यही AgCl क्या है आपका? व्हाइट PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, यही। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है आपका, AgNO3 सॉल्यूशन। सारा चीज पॉइंट जो है आपका क्लियर होता चला जाए। चलो इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल। देखो जोड़ देना, ऑफ अ मेटल, मेटल की बात कर रहा है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, ये क्या बना दिया? मेटल ऑक्साइड बना दिया। तो अब इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा? ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, यहां देखो मेटल की बात कर रहा है, मेटल में क्या हो गया है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, तो रिडक्शन तो होगा नहीं। ये पार्ट तो ठीक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट रिडक्शन तो होगा नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा कैंसिल हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये पार्ट तो है। यहाँ हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड ब्रेक करता है डिफरेंट एलिमेंट कंपाउंड में, ना कि रिएक्टेंट आपका एक से ज्यादा होता है, तो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन बोल रहा है तो ऑक्सीडेशन तो करेक्ट है। अब बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पर ये तो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों एक साथ कंबाइंड करके आए, किसी को रिप्लेस तो किया नहीं है, तो ये पॉइंट भी क्या है हमारा? गलत। तो यानी कि सी भी नहीं हो गया, बच गया क्या? डी पॉइंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन तो हुआ ही, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन भी हुआ और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है। चलो कंप्लीट। तो आपका डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा होता है? एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन तो सही है आपका, एंडोथर्मिक सही है क्या? नहीं। एंड रिडक्शन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक तो सही है आपका, रिडक्शन सही है क्या? नहीं। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इंडोथर्मिक, ऐसा होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, एक से ज्यादा आपका होता है। एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, तो ये आपका करेक्ट है। पता है ना, ग्लूकोज है बॉडी में C6H12O6, C6 यही होता है ना, C6H12O6, ये आपका रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर से हम लोग ब्रेथ करते हैं वहां से लिया ऑक्सीजन। ये क्या बना दिया आपका? Ca2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। ये 666 जो भी सेट करना है, सेट करके आप बैलेंस कर लेना। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? प्लस एनर्जी। तो इसका मतलब क्या? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्या है? एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है यहाँ पर, कार्बन में हो गया है ना, ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ देखो कार्बन में हो गया। तो डी क्या है आपका? करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन का केस में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या है? Which of the following can be decomposed by the action of light? Action of light से इनमें से हम किसको किसको डिकम्पोज कर पाते हैं? तो दो को कर पाते हैं, एक AgCl, एक AgBr। इन्हीं दो का देखा ना अभी तक हमने, एनसीईआरटी में, एस चांद में, इन्हीं सब के बारे में बताया गया। तो यही आपका क्या करेक्ट आंसर। बाकी ये लाइट से डिकम्पोज नहीं होगा। ओके, ये लाइट से डिकम्पोज नहीं होने जा रहा, ये मे बी इलेक्ट्रोलाइसिस से, NaCl तो होगा ही, इलेक्ट्रोलाइसिस से ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसीडर करना है, KBr प्लस AgNO3, ये क्या बना दिया? KNO3 प्लस AgBr। ओके, तो बोल रहा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। तो डिकम्पोजिशन देखो, रिएक्टेंट कितना है? 2, तो ये होगा नहीं। कॉम्बिनेशन देखो, प्रोडक्ट कितना है? 2, तो ये भी होगा नहीं। डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? 1, और कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 1, दोनों कैंसिल। अब क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयन, एक K प्लस है, एक Br माइनस है,
फिर Ag प्लस है, फिर NO3 माइनस है, ठीक है, सॉरी NO3 माइनस। ये क्या किया, एक्सचेंज ऑफ आयन किया, K के साथ आ गया तो KNO3 और Ag आ गया तो AgBr। यहाँ देखो सॉलिड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये PPT हो जाएगा, ठीक। दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है ना, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया तो AgBr क्या हो गया हमारा PPT। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है। सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। शॉर्ट में अच्छा रिवीजन आपका हो रहा है अभी तक मेरे हिसाब से। तो यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आपको मिल गया है ये इक्वेशन, ठीक है। अब बताना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये चारों में से किसको शो कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्टेंट कितना है, 2, तो डिकम्पोजिशन क्या हो गया, कैंसिल। इसमें रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, तो 1। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन है क्या, प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 1, तो आपका ये भी कितने हो गए, कैंसिल। यहाँ रिएक्टेंट होने चाहिए 1, यहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए 1, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, जब यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ही है तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा नहीं, जब सिंगल एलिमेंट है तो एक्सचेंज ऑफ आयन होगा नहीं। तो ये क्या, डी क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो रिडॉक्स तो है ही, Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, Cu का रिडक्शन। Mg में क्या हो गया है, ऑक्सीजन का एडिशन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। CuO में क्या हो गया है, आपका आ गया सिर्फ Cu, O चला गया यहाँ से, तो क्या हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन तो ये आपका है ही। इसके बाद क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि Mg देखो Cu को डिस्प्लेस कर दिया है, Mg Cu को डिस्प्लेस करके MgO बना दिया, Cu आपका अकेले है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, रिडॉक्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल माइंड सेटअप कर लें कि हाँ, कोई एक रिएक्शन अगर आपको मैं बता रहा हूँ रिडॉक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, रिडक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चांसेस है। डिकम्पोजिशन छोड़कर, डिकम्पोजिशन में भी नहीं होगा क्योंकि सिंपल है, सिंगल है। और रिडक्शन के केस में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के केस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। तो इसके लिए हमको कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, दो मतलब कि 2 हमको मैटर चाहिए, 2 हमको एलिमेंट या कंपाउंड चाहिए, ठीक है। तो मे भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बाकी सारे रिएक्शन आपके हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जाम्पल होता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन का भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं, तो नन ऑफ दीज आपका होगा नहीं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का होता है। कहने का मतलब आपका जो भी सब्सटेंस जिसको आप खाए हैं, जिसको आपने ईट किया है, वो क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। चलो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से आपको बताना ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, होता है क्या, हाँ होता है। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, ये होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के समय इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आप देखो तो पैनिक मत होना, क्यों कर दिया, जो आपका मोर रिएक्टिव है मोर मेंशन है, जो लेस रिएक्टिव है लेस मेंशन है, ठीक है। तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो नहीं होता है, रिएक्टिविटी सीरीज देखना पता चल जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, होता है क्या, नहीं, ये भी आपका नहीं होता है। पोटेशियम होता है, ठीक है, उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद ही जिंक का नंबर आता है। तो यहाँ से क्लियर है ना, इस पॉइंट से आपका ए बी सी बिल्कुल क्लियर है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन ये। अच्छा ये भी बता दो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये मत बोलना कि सर बढ़ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम होगा क्या, कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन सोडियम नहीं होगा, सोडियम होगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम होगा क्या, जिंक इसके बाद आएगा,
होगा क्या? तो नहीं, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। चलो, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो लीड आयोडाइड कैसा प्रेसिपिटेट होता है? तो लीड आयोडाइड एक्चुअली में आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, रिएक्शन कैसा होता है किसी को याद है क्या? किसी को याद भी कैसे मुझे पता चलेगा? PbNO3 2 है, Ki के साथ रिएक्ट करता है, ये PbI2 बनाता है, सॉरी PbI2 प्लस KNO3, ये PbI2, यही क्या होता है हमारा येलो प्रेसिपिटेट, ये वाला। ठीक है, ये कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। ये क्या है हमारा? PPT यानी कि सॉलिड। ठीक, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिनको बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे जरूर से और हमारे पहले का लेक्चर तो कम से कम जरूर देखें ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन जब होता है एसिड और बेस से, किसको लेकर चले हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन में किसको लेकर चले? एसिड क्या ले लें हम लोग? बेस ले लेते हैं NaOH ना। ठीक, एसिड क्या ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं। रिएक्ट करवा दो तो क्या बन जाएगा ये हमारा? NaCl ना प्लस H2O। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Na किसके साथ चला गया? Cl के साथ, ये H चला गया OH के साथ और बना दिया H2O। ओके, ये क्या है? एक्वस। ये क्या है? एक्वस। ये क्या है? एक्वस। और ये क्या है? हमारा लिक्विड। वाटर में वाटर ऐड करने से एक्वस होगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारा लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो तुम्हें भी मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक हमने देखा है इससे आपका सिंपल रिवीजन तो हो गया होगा। इसके अलावा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर का, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इन सबको मैं लेकर आऊंगा। चलो ठीक है, फिर तो जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हो, लेक्चर के बाद इसको आप जरूर डाउनलोड कर लो। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम कर सकते हो तो टेलीग्राम भी कर सकते हो। livedaily.me/chat किया ये लिंक है हमारे चैनल का, आप किसी भी ब्राउजर में जाकर सर्च करो तो अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 के आपको इंटरफेस मिल जाएगा। आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ने ज्वाइन कर रखा है। यहाँ आपको 1629 शो कर रहा है, बट एक्चुअली में ये 4500 प्लस जा चुका है। बेनिफिट मैं आपको बताया हूँ, वापस से बता देता हूँ। डिफरेंट एडुकेटर्स के फ्री क्लासेस जो है ऐप पर या फिर यूट्यूब के, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी बातें करना है तो आप कर सकते हो, आप पर्सनली भी बातें कर सकते हो। ओके, जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स है उनसे। तो बेनिफिट सब्सक्रिप्शन का मैंने जो कहा था कि बताऊंगा लेक्चर के एंड पे। तो लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही, इंटरेक्ट कीजिएगा 1 to 1 इंटरेक्शन आपका होगा डिफरेंट एडुकेटर के साथ, जहां पर आप लाइव पोस्ट एंड लीडर बोर्ड्स भी आपको मिलेंगे। कहने का मतलब जैसे मैंने अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया वो आप लाइव अटेंड करोगे। लाइव अटेंड करने के बाद वेरियस बच्चों के बीच में रैंकिंग प्रोवाइड होगा, परसेंटाइल प्रोवाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, आप एनालाइज करोगे, एनालिसिस करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपको और कितना करना चाहिए। मेरे लिए बेस्ट पॉइंट क्या है, ये टेस्ट सीरीज। ओके, ये कुछ एरर है पेज में, जब भी कुछ करना चाहते हैं तो कुछ और डिजाइन आ जाता है। तो टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस क्या है, हमारा एक फेवरेट पॉइंट है सबसे, कि जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी जो वेरिएशन आपको नहीं देता, वैरायटीज आपको नहीं देता, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज में। अगर आप नीट और जी के प्रति आपका झुकाव है तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, अटेंड करो, फिनिश करो। और कुछ पार्ट हम लोग कवर करेंगे नीट और जी का भी, ठीक है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, इतना पढ़ने के बाद, करने के बाद, क्लासेस अटेंड करने के बाद डाउट वगैरह तो आएगा ही, उसको क्लियर करने के लिए हमने रखा है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। आप वहां पर आराम से डाउट को क्लियरली लाइव कर सकते, लाइव क्लियर कर सकते, क्लियरली लाइव में। थोड़ा सा क्या हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। चलो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो भी बच्चों ने नहीं किया है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो।
सर्च करो, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लो। जो भी आपका गोल है, लाइक क्लास 10, लाइक एनटीएससी, फाउंडेशन एनटीएससी, सेलेक्ट करने के बाद प्लस फाउंडेशन एनटीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज के प्राइसेस भी आपको मिल जाएंगे। लाइक 1 ईयर का जो प्लान है वो 13,500, तो 2 ईयर का प्लान है वो 22,500। अमित के 10 क्या है, रेफरल कोड, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं। आप चलते हैं 2 ईयर प्लान के साथ। आफ्टर 10% डिस्काउंट ये 20,250 हो गया। 24 मंथ से डिवाइड कर दो, लेस देन आपका 1,000 हो गया। तो देखो ये बहुत रीजनेबल प्राइस में, आप चाहो तो आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। इतने कम पैसे में हमको मिलते थे एक एडुकेटर, आपको मिलेंगे ओवर 100, जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ बैठ के आराम से पढ़ना। बहुत सारे एडुकेटर्स आपको मिलने जा रहे हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, बायो के, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बहुत सारे मिलेंगे। साइंस के नहीं बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के 4-5, फिजिक्स के 4-5, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ मैं कि आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अगर फिर भी परचेस करने में प्रॉब्लम है 1 ईयर 2 ईयर का, तो आपके लिए 3 मंथ 6 मंथ का भी प्लान है। ओके, आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा 1 ईयर का प्लान। मिनिमम 1 ईयर का प्लान तो आपको लेना ही चाहिए, अगर लेने का प्लान है तो। ओके, लो ये आ गए हमारे जीरोक्स मशीन। इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोक्स मशीन बोलते हैं ना। इनके पास क्या है, कलर ज्ञान है। इनके पास कलर ज्ञान है कलर कार्टेज नहीं। तो दूर से देखने से अच्छा क्या है कि इनसे आप प्रिंट करवा लो, पूरा ज्ञान ले लो। अगर लगता है कि मेरे पास भी ज्ञान है तो आप हमसे भी ज्ञान ले लो। ओके, तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलने जा रहे हैं। आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस अटेंड करो और अपने डाउट भी लाइव क्लियर करो। ओके, पीडीएफ वगैरह, करने का मतलब नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्चुअली इतना आपको हम बना कर ही देंगे ना, इतना बना कर ही पढ़ाएंगे कि आपको नोट्स की जरूरत होगी भी नहीं। ओके, तो जो भी बच्चों का इंटरेक्शन, इंक्लिनेशन नीट के तरफ है, जी के तरफ है, वो क्या करो, वो जल्दी से जल्दी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आप बिल्कुल एक स्टेप आगे रहोगे। सोचने वाली बात 2-3 है, जैसे कि आप देखो कि अगर यूट्यूब पे इतना पढ़ा रहा हूँ तो आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे कितना पढ़ाऊंगा, किस तरीके से इंटरेक्शन होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि फॉर्म्स कितने में आते हैं, लैक्स में। सीट कितने में होते हैं, थाउजेंड्स में। फॉर्म्स लैक्स में नहीं, फिलअप बच्चे फिलअप करते हैं लैक्स में। सीट कितने होते हैं, थाउजेंड्स में। तो ये जो गैप है, इसको अगर फुलफिल करना चाहते हो तो बिल्कुल प्लस के प्लेटफॉर्म पर चले आओ। अगर सिर्फ पास होना चाहते हो अच्छे नंबर से, तो हम आपको यहाँ भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे भी हो जाएगा। ठीक है, आप इजिली क्रैक कर सकते हो। अगर फ्यूचर के बारे में सोचते हो, अच्छा प्लानिंग है, अच्छा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग है आपका, तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो। चलो लास्टली क्या, अमित के 10 मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो थिंक हार्ड, कम फास्ट, टुगेदर वी कैन डू ब्लास्ट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।